अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ आपका मेजबान बिलाल खान। और वीकेंड के बाद अब ये मंडे आ चुका है और मंडे को बड़ी सारी अच्छी खबरें हैं, लेकिन दुनिया के अंदर गर्मा गर्मी है, जंगी सूरत हाल है। लेकिन उस जंगी सूरत हाल में भी वी हैव गुड न्यूज़ एज वेल। ईरान इसराइल जंग जो जारी है और उस जंग के हवाले से बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी अपडेट्स हैं। लेकिन एज़ यूजुअल जब हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तो आगाज़ के अंदर हम अफशीन को मौका देते हैं कि अपनी किताब नंबर 234 जो किताब है अफशीन की कहानियाँ, और उसके अंदर एक सफ़ा नंबर 436, अच्छा उसमें से कोई अच्छी सी बात। अच्छा, अब ये 37 पे स्टार्ट करेंगे। जो भी आज आपके पास है उसकी कदर कीजिए, क्योंकि बाद में यही नाकदरी आपकी जिंदगी का पछतावा बन सकती है। क्योंकि आपने देखा कि जिंदगी में अक्सर हम अपनी मौजूदा जो नेमतें हैं, वो ताल्लुकात हैं और हालात जो है उसकी कदर नहीं करते। बिल्कुल हम सोचते रहते हैं कि अभी वक्त है, मौका है, या फिर वो चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। लेकिन हकीकत यह है कि वक्त और हालात हमेशा हमारे काबू में नहीं होते। मसलन अगर आपके पास आज सेहत है तो उसकी कदर कीजिए, क्योंकि कल क्या होगा कोई नहीं जानता। अगर आपके पास प्यार करने वाले लोग हैं स्पेशली, तो उनके साथ वक्त गुजारें, उनकी अहमियत समझें, क्योंकि वक्त के साथ ताल्लुकात बदल सकते हैं, लोग हमारे साथ नहीं रहते। अगर आपके पास आज कोई मौका या सुकून है तो इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि कल फिर वो मौका ना मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है कि बहुत अच्छी बात आपने बताई है, तो इसलिए दुनिया वालों मेरी कदर करो। अगर आज की जो नेमतें हैं उनको नज़रअंदाज करते हैं ना आप, तो पता होता क्या है कि बाद में जब वो हाथ से निकल जाती हैं चीज़ें, तो सिर्फ अफसोस और पछतावा ही रह जाता है, क्योंकि आप उन चीज़ों को उतनी अहमियत नहीं दे रहे होते अपनी ज़िंदगी के अंदर। जब वो आपके पास होती है, वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वो दाल भी जब आपके पास नहीं रहती है तो वो घर की मुर्गी आपको याद आती है कि भाई वो मुर्गी थी। फिर आपको जब बाहर की मुर्गियां दिखती हैं तो आप कहते हैं घर में अवेलेबल। सबसे अच्छी एग्जाम्पल पेरेंट्स की है। आप उनकी ज़िंदगी में उनकी कदर कर लें, उनकी खिदमत कर लें, क्योंकि जब वो अचानक चले जाएंगे ना तो लगेगा आपको कि ना सर पे आसमान रहा, ना पैर में के नीचे ज़मीन, और एकदम से आपको दुनिया वीरान लगने लगती है। इसी तरह दुनिया वालों पाकिस्तान की कदर कर लो, क्योंकि पाकिस्तान को वैसे अब आप बहुत जगहों पर इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा कुछ होता है। पिछले दिनों एक ब्यूरोक्रेसी से एक बंदे हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, उनसे बात हो रही थी, तो ही वाज लाइक कि बहुत सारे गल्फ कंट्रीज, अरब ममालिक हैं जो पाकिस्तान से रवाबित में हैं, राब्ते के अंदर राब्ता करने के। नाउ व्हाट टू डू, व्हाट वी गोना डू, इसी पर हम जरा सा बात करेंगे कि ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर मिसाइल हमलों का नया सिलसिला शुरू कर दिया है। जबकि ईरानी खबर रसां इदारे के मुताबिक ईरानी फौज ने इजराइल के खिलाफ ताज़ा फ़ज़ाई कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है, जिसमें ईरान की जानिब से तेल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस और हैफा समेत मुतअद्दिद मुकामात पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल्स भी फायर किए गए। और ताज़ा तरीन ईरानी हमले में कई इमारतें तबाह हुई, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। सहूनी रियासत के कई शहर धमाकों और सायरन की आवाज़ों से गूंज उठे। कई मिसाइल इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव में गिरे हैं। ईरानी मिसाइल हमले से इसराइली शहरियों में खौफ व हरास फैल गया और उनको महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी गई है। बिल्कुल, हैफा में पावर प्लांट को मिसाइल से निशाना बनाया गया, जिससे आग भड़क उठी। पावर प्लांट पर हमले के वस्ती इसराइल में बिजली बंद हो चुकी है, जबकि इसराइली फौज की जानिब से एक्स पर जारी बयान में कहा गया कि ताज़ा हमलों की इतलात के बाद अलर्ट सिस्टम को भी फाल कर दिया गया और शहरियों को फौरी तौर पर महफूज मुकामात पर पनाह लेने की हिदायत भी दे दी गई है। इस पर भी हम जरा सा कॉन्वर्सेशन करेंगे, क्योंकि ये जंग शुरू हुई, इसराइल ने हमलों का आगाज़ किया, ईरान के अंदर तबाही हुई, ईरान ने एक खामोशी इख्तियार की, लेकिन सिर्फ एक बात कही कि हम सख्त सज़ा देंगे। फिर ऑपरेशन लॉन्च होता है, और ऑपरेशन भी कब लॉन्च होता है, ईद गदीर पे लॉन्च होता है, और फिर उसके बाद पूरी दुनिया इंतज़ार में थी कि होने क्या जा रहा है, और हुआ वही कुछ जो ईरान चाह रहा था, और अब भी वही कुछ हो रहा है जो ईरान और उसके इत्तेहादी चाह रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे बड़े ज़बरदस्त से एनालिस्ट हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार, और इस वक्त ईरान में ही मौजूद हैं और ईरान की ताज़ा तरीन सूरत हाल NTN को हमेशा अपडेट करते हैं, और दुनिया की नजरें किस तरह से ईरान पर है और ईरान क्या करने जा रहा है वो भी माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस के अंदर हमारे साथ रखते हैं। मुर्तजा नगरी, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग मुर्तजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। आप कैसे हैं? बखैर आफियत हैं? आप हिफाजत से हैं, महफूज हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। और अब इस वक्त क्या मनाजिर देख रहे हैं? ईरान की स्ट्रैटेजी क्या देख रहे हैं? ईरान के लोगों का जज्बा क्या देख रहे हैं? देखिए, दूसरे ममालिक और ईरान के अंदर एक बुनियादी फर्क ये है कि ईरानियों को कालीबाग कौम कहा जाता है। ये मैंने किसी एक प्रोग्राम में शायद बोल न्यूज पर या हम न्यूज पर कहीं ये बात की है, मैं आज दोबारा कर रहा हूँ ये बात, इसलिए कि समझ में आनी चाहिए लोगों को डिफरेंस क्या है।
हम थोड़े से जज्बाती लोग हैं बिलाल भाई, बात समझ रहे हैं? पाकिस्तान बरसगीर के लोगों की जो नेचर है ना, वो थोड़ी सी जज्बाती है। हम चाहते हैं किसी भी काम का फौरी रिजल्ट। एग्जैक्टली। हाँ। जो आमतौर पर बीमारियों में इंजेक्शन से हासिल हुआ करता है, झटपट रिजल्ट जी, और उसके नुकसान होते हैं। सही बात है। इन लोगों का काम होता है होम्योपैथिक की गोलियों की तरह, जो लॉन्ग टर्म यूज होती हैं लेकिन जड़ से काम करती हैं। जी। ईरानियों को कालीबाग कौम कहा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा देही इलाकों के अंदर भी हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो कालीन हाथ से बनाते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इन लोगों को भी बिल्कुल उसी तरह से कालीबाग कौम कहा जाता है। और जो काली हाथ से बनाने वाले लोग हैं, उसका कमाल ये होता है कि उसको आप उसके नक्शे को तब तक नहीं समझ सकते जब तक वो कालीन आखिरी धागे को बांधकर वो काली बनाने वाला उसे बिछाएगा नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब बात, बहुत खूब। ईरानियों की स्ट्रेटजी को इसलिए अभी तक अमेरिका नहीं समझ पाया है कि ये जब तक आखिरी धागा बांध के फेंकते नहीं है, सामने वाले को समझ में नहीं आता ये कर रहे क्या। मेरी बात समझ रहे हैं? इस्राइल ने 5 इनके टॉप जो है ना वो कमांडर्स को पहले दिन मारा, शहीद किया। बिल्कुल। इनके एटमी साइंसदानों को शहीद किया। बिल्कुल। अगर कोई और कौम होती ना तो रिटेलिएशन का लेवल ये होता कि उनके पास अगर 20,000 मिसाइल है तो वो उसी सेम डे में वो 20,000 के 20,000 मार देते इसराइल। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने तहम्मुल से काम लिया, स्ट्रेटजी के साथ काम लिया। जहां 100 की जरूरत थी वहां 100 मारे, जहां 200 की जरूरत थी वहां 200 मारे, जहां 300 की जरूरत थी वहां 300 मारे। और अभी भी जब आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो 2 घंटे पहले भी मारे गए। बिल्कुल, मुझे खबर मिल रही है, जरा इसको भी अपडेट कीजिएगा काइंडली। हाँ। अब ये हालत है, पानी की सप्लाई की जो मेन लाइन थी वो भी जा चुकी है। अच्छा। और बहुत से इलाके डिस्टर्ब हो चुके हैं। तफसीलात में मैं अभी गया नहीं हूँ, मैंने सिर्फ अभी ये न्यूज देखी है कि ये हालत हुई है वहां पर। अच्छा, इनके देखें, इनके अभी तक 200 से ज्यादा लोग, 250 से ज्यादा लोग ईरान के अंदर शहीद हो चुके हैं जख्मियों को हटा के। ठीक है। आम लोग, क्योंकि इसराइल की ये महारत तो है ना बच्चे मारने में और आम खवातीन को और मर्दों को। अब जो है ना वो आपको तो इस बात का अंदाजा है कि जेनोसाइड की महारत तो इसराइल को है। मतलब वो माहिर ही इसी में कमजोरों के ऊपर, बच्चों पे, बुरे पे हमला करने। और इसराइल को नकील डालने के लिए इस वक्त किसी ना किसी को हरकत में तो आना था। इस काम का चौधरी अमेरिका ने बनाया इस खित्ते में। ठीक है, अब्बू बेटे की कहानी है। हाँ, देखो अमेरिका ने इस अपनी प्रॉक्सी को, अमेरिका ने लालच ये दी है कि मियां तुम जाकर वहां पे हमारे ये काम करो, हम तुम्हें उस इलाके का चौधरी बना देंगे। जिससे हमारा जो साउथ एशिया का जो खित्ता है उसके अंदर जिस तरह से इंडिया को चौधरी बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल और ये देखो ना, और ये दोनों बेटे इतनी बदमाशी पे उतर आए हैं कि पाकिस्तान ने एक मुस्लिम बरादर मुल्क होने के नाते जब ईरान का साथ देने का ऐलान किया तो इंडिया ने फौरन ऐलान कर दिया कि अगर पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया तो हम इसराइल का साथ देंगे। ठीक है, बेटों की दास्तान। ठीक है, बिल्कुल जालिम ही तो जुल्म का साथ देगा। बेटों की दास्तान के अंदर हमारे मुसलमान क्यों गफलत में है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल, एक बेटे के लिए दूसरा बेटा जिसका कोई मजहबी रब्त नहीं है, जिसका कोई सकाफती रब्त नहीं है, जिनकी कोई थिंकिंग सेम नहीं है, कोई भी चीज उनके दरमियान हमआहंग नहीं है, कल्चरल के मतलब हवाले से या किसी दूसरे हवाले से, मजहबी हवाले से या मतलब नस्ल के हवाले से कोई चीज मिलती जुलती नहीं है। उसके बावजूद भी हजारों किलोमीटर के फासले पर बैठे हुए दोनों बेटे आपस में इस तरह से जुड़ गए जैसे सगे भाई। बिल्कुल। और हम उम्मत मुस्लिमा इस मौके पर भी सिर्फ मतलब मजम्मत कर रही है, सलामी जमा खर्च से काम ले रहे हैं सिवाय इस वक्त पाकिस्तान। अगर किसी मुल्क ने वाकई कोई स्टैंड लिया है, ये कहते हैं ना कि हम ईरान के साथ हर मौके पर खड़े हुए हैं, और अगर कोई तीसरा मुल्क इसराइल और ईरान के दरमियान कूदता है तो हम बराह रास्त ईरान की हिमायत में मुदाखलत करेंगे। ये छोटा बयान नहीं है, मेरे हिसाब से पाकिस्तान की 78 साल हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा रिप्लाई है। बिल्कुल, किसी मुल्क की हिमायत में। सही। तो ये बताइए कि जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो उसने पहली फुर्सत में ही ये काम किया कि जो ईरान की मिलिट्री लीडरशिप थी और पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसको मार गिराया था। अब ये बताइए कि यही बदला जब ईरान ने लिया इसराइल से और इसराइल की भी मेन लीडरशिप को निशाना बनाया है, तो अब वहाँ इसराइल की क्या सूरत है? क्या वो मजीद इस नेक्स्ट स्ट्रेटेजी वो क्या चलने जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, तबीयत से बहुत करीब करके अपने सुनने वालों को एक चीज बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी बात।
अमूमन ये जो बदमाश टाइप के लोग हैं ना, इन्हें मारने में मजा आता है, मार खाने की सलाहियत इनमें होती नहीं है। बिल्कुल, बात समझ रही है जी। ये चूंकि ये एथलीट स्टाइल के लोग नहीं होते हैं, ये तहम्मुल उसके अंदर होता है जिसने मार खाने की प्रैक्टिस भी की होती है। ईरानी अपने काम के अंदर महारत रखते हैं, एथलीट कहलाते हैं एक तरह के। इनको मारना भी आता है और मार खाना भी आता है, और ये दोनों सूरतें जिसको आती हैं वही एथलीट कहलाता है। ये जो इसराइली हैं, इनको मारना नहीं आता है, इनको मार खाना नहीं आता है, इनको चौधरी ने सिर्फ मारना सिखाया है। ठीक है। और जब इनको मार पड़ती है ये भागते हैं। देखिए, अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ईरान के अंदर जो पहले दिन वाकया हुआ वो कभी भी नहीं होता, मैं चाहता हूं। लेकिन बात क्या है, इसराइल का और अमेरिका का हमेशा से ये धंधा रहा है कि वो दूसरे मुमालिक में हमेशा अपने जासूसों को पाल रखते हैं। हाँ, ये किया है। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर इन्होंने ये काम किया, जिस तरह से ईरान के अंदर ये काम कर रहे हैं, जिस तरह से गल्फ स्टेट में ये काम कर रहे हैं, हुकूमतें गिराना, शख्सियात का कत्ल करवाना, वजीर आजमों को सफाई हस्ती से मिटाना, अपनी मर्जी के लोग मुसल्लत करना, अच्छी फिक्र के लोगों को मार देना। हत्ता इराक जैसे मुल्क के अंदर भी इनका ये नेटवर्क मौजूद है कि जब भी कोई एक मुखलिस इंसान, मैं आपको ये बात इंश्योर कर रहा हूँ, आपके प्लेटफॉर्म से ये चलाइएगा, जी जी, कोई अच्छा मुखलिस इंसान अपने मुल्क की भलाई के लिए जब इराक में खड़ा होता है तो उसे मार दिया जाता है कि तुम यहाँ मुल्क की भलाई के लिए या कारोबारी या इंडस्ट्री या तालीमी सतह पर क्यों काम करना चाहते हो। ठीक है। और आप देखिए इराक के अंदर आज अगर सुई भी हो तो वो बेचारे बाहर से मंगवाते हैं। उनका प्रोडक्शन सिस्टम अपने मुल्क के अंदर है ही नहीं, जरा बराबर भी। ठीक है, समझ रहे मेरी? ठीक है। अच्छा मुर्तजा, मैं जरा एक अच्छा, इन्होंने सुनिए क्या किया, बिलाल भी बहुत अच्छी बात बताया। जी जी, कंप्लीट। पहले दिन जो सिलसिला हुआ ना, इन्होंने क्या किया, मोसाद के जो एजेंट ईरान के अंदर थे, 15-20 साल से इन्होंने क्या किया था, लोगों को पनाह देकर, शेल्टर देकर, पैसे खर्चा पानी देकर वहां पर रखा हुआ था। अभी जो थोड़ा सा फेलियर हुआ है ना सिक्योरिटी का, मामला सिक्योरिटी का जो फेलियर हुआ है यहाँ पे हुआ है। उन लोगों ने क्या किया है, ईरान पर जो पहले दिन अटैक हुआ है उससे ठीक 1 घंटे, इसराइली अटैक से ठीक 1 घंटे पहले, कि ईरान को भी ये मालूम था ना कि वहां से ये चीजें इस टाइम पे हो रही हैं, उन्होंने क्या किया, अब वो चूंकि उनके जो डिफेंस सिस्टम है वो सारे के सारे बाहर नजरें जमाए हुए थे, ईरानी लोग इसराइल में नजरें जमाए हुए थे। इसी दौरान इनके एजेंट्स ने क्या किया, अंदर से क्वाडकॉप्टर्स के जरिए और छोटे मिसाइल्स के जरिए जो डिफेंस सिस्टम थे उनके ऊपर बड़ा रास्त अटैक किया है। जी मुर्तजा, अब वो एयर डिफेंस सिस्टम ऊपर देख रहा होता है ना, कहीं 100 किलोमीटर ऊपर देख रहा होता है, इन्होंने मतलब 2 किलोमीटर के फासले से ही मार किए हैं। तो ये जो अक्सर डिफेंस सिस्टम थे ये इस तरह से मारे गए हैं, और टारगेट किलिंग के जरिए जनरल्स को, साइंसदानों को मारा गया है। इस लेयर ने जो काम खराब किया पहले दिन, उसके बहुत खतरनाक असरात हुए। अगर इसको किसी तरह से काउंटर कर लिया जाता तो अभी तक इसराइल का काम खत्म था, और इसराइल पहले दिन ये काम करके समझा तो उसने ईरान की तमाम तर जो है ना वो डिफेंस पावर को खत्म कर दिया है। और यही गलती अमेरिका भी महसूस हुई, और डोनाल्ड ट्रंप ने उस दिन कहा कि अगर ठीक है, ईरान टेबल पर नहीं बैठा मुज़ाकरात की तो हम ईरान को सफाई हस्ती से मिटा देंगे, और ईरान के पास एम्पायर नाम की कोई चीज भी नहीं रहेगी। ठीक है, दोपहर तक ये आलम था। अच्छा मुर्तजा, 10 घंटों के अंदर अंदर। जी जी मुर्तजा साहब, जरा मैं जानना चाहूंगा कि आप वहां बैठे हुए ईरान में, और ईरान को और गल्फ कंट्रीज को, मिडिल ईस्ट को बड़े अच्छे से स्टडी करते हैं, महारत रखते हैं। ये जरा बताएं, इज दैट पॉसिबल, कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल कि अभी कल ही के रोज मोसाद की इंटरफेरेंस जो इजरायली एजेंसी है और CIA के इंटरफेरेंस ईरान के अंदर हमें भी पता है, लेकिन शवाहिद मिलते हैं, और फिर दूसरी जानिब जो ड्रोन्स का मामला था, वो पूरी एक फैक्ट्री मिली है, फैक्ट्री के अंदर ड्रोन्स बनाने का मामला जो है वो सामने आया है। ये नेटवर्क इतना स्ट्रांग था, और ये भी बात काबिल गौर है कि ईरान के अंदर जो एक बहुत बड़ा कबीला है यहूदियों का, पूरा एक आबाद है काफ़ी अरसे दराज से, तो क्या उनकी भी इन्वॉल्वमेंट और सपोर्ट हो सकती है इधर? सर 2 टाइप के लोग हैं यहाँ पे। एक है बहाई फिरका, आपने नाम सुना होगा, फिरका बहाइयत, उसके लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और उनका मरकजी हेड ऑफिस इसराइल के अंदर है। जी बिल्कुल। और अक्सर जो इसराइल की दलाली के जो उमूर हैं वो इसी फिरका बहाइयत से यहाँ अंजाम पाते हैं। ठीक है। यहूदियों को तो आप पहली फुर्सत में रखिए, लेकिन जो ज्यादातर काम है वो यहाँ अंजाम दिए जाते हैं इनके जरिए, और इस तरह के कामों में भी अक्सर इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, तो पहले से इनको टारगेट करके क्यों नहीं ईरान ने अपना कोई ऐसी स्ट्रेटेजी क्यों नहीं अपनाई कि ईरान अपनी हिफाजत करता?
देखिए ना, जब भी कोई एक क्रैकडाउन शुरू किया जाता था तो एक मखसूस टोला डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली इनकी हिमायत में एक शोर गौगा बर्पा कर देता था। जिस तरह से हमारे यहाँ अमूमन मोमबत्ती माफिया कुछ ऐसे कामों में शोर गौगा बर्पा करता है जो हमारे मुल्क के लिए मुफीद हो और हम उन पर काम करना चाह रहे हो या हमारे मुल्क के जरर में हो, हम उन्हें रोकना चाह रहे हो। यस, बिल्कुल इसी तरह से भी यहाँ पर भी एक ऐसा मोमबत्ती माफिया है इंटरनेशनली और लोकली जो वावेला करके उन कामों को कम से कम खराब करते हैं। अच्छा, ईरान के इंडिया से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और इंडिया ने काफ़ी कुछ जो है ना, ईरान और इंडिया के जो ताल्लुकात थे वो भी बहुत अच्छे थे और बहुत ज़्यादा हद तक ईरान डिपेंड करता था इंडिया पर। तो अब ये उसको एहसास हो रहा होगा कि ये इंडिया की भी इंटेलिजेंस हो सकती है। कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक्त अब ईरान की क्या स्ट्रेटेजी होगी? क्या वो इंडिया से आगे अपने ताल्लुकात इसी तरह रवा रखेगा या फिर वो अपने नजरसानी करेगा इन ताल्लुकात पर? नहीं, मेरे अंदाजे के मुताबिक और मैं जो यहाँ पर इनका बिहेवियर देख रहा हूँ या जो इनके ओहदेदारों की गुफ्तगू बातचीत से मुझे समझ में आ रहा है, ये काफी हद तक इंडिया से दूरी की तरफ जा रहे हैं। सही, ठीक है। और उसका एक अमली नमूना पाकिस्तान और इंडिया की जंग के अंदर उनके वजीर खारजा का सबसे पहले हमारे पास आना और हमारी तमाम लीडरशिप से मुलाकात करना जी, और फिर इंडिया के एक मामूली चमार मेजर का ईरानी वजीर खारजा के खिलाफ जबानदराजी करना जी। ये इब्तिदाई सबूत है जिसका अंदाजा कल कंप्लीट हुआ पूरी दुनिया के सामने जब इंडिया ने पाकिस्तान को थ्रेट किया कि मैं इसराइल के साथ खड़ा रहूंगा। तो इन चीजों को आप मिलाएंगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा। मुर्तजा, आई जस्ट वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी। एकदम से जो है वो काले बादल मंडराने लगे थे तेहरान पर और एक शोक की फजा थी, लोग भी जो है वो उस वक्त स्कैटर्ड हो गए थे। फिर हमने कुछ इब्रानी जबान में पैनाफ्लेक्सेस और बिलबोर्ड्स भी देखे, उसके अंदर भी यही था, तलकीन की गई थी कि अपने अपने घरों में रहें। लेकिन एकदम से ऐसा क्या हुआ कि काले बादल छटना शुरू हो गए, खुशी की लहर दौड़ पड़ी, लोग सड़कों पर निकल आए, खुशियां मनाने लगे, ईरानी गवर्नमेंट के ऊपर और इंटेलिजेंस के ऊपर एतमाद जाहिर किया, मिसाइल लॉन्च किए जाते हैं, एयर डोम सिस्टम को जो है वो पजल किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है कि आया ये इजरायली मिसाइल्स हैं या ईरानी मिसाइल्स हैं। उसके बाद तिल अबीब के अंदर वो धुएं के बादल उठते हैं, खौफ की फजा देखी जाती है, परेशानी, नेतन्याहू को अपनी आखिरी आरामगाह में छुपते देखा जाता है। फिर उसके बाद बाहर आते हैं, कभी पानी की लाइनें उड़ गई हैं। ये सारा जो मंजर था, ये सारी चीजें रात भर होती रही, सवेरे होती रही। हु इज बिहाइंड ईरान? देखिए, मैं दो चीजें इसमें देखिएगा, एक तो ईरानी कौम का हौसला देखिएगा और फिर दूसरा इनकी जो एलिट जो कमांड है, जो मिलिट्री लीडरशिप है, उसको किस तरह से रिप्लेस किया गया और कितने टाइम में। इनको मैं सिर्फ दो नुक्तों में बयान करूंगा, आप समझ जाएंगे जी। देखिए, वेरी नेक्स्ट डे ईद गदीर था। बिल्कुल था। आप जानते हैं जिस दिन पैगंबर इस्लाम ने तमाम मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, तो गदीर का मकाम था और उसको हम बतौर ईद जो है ना उम्मी तौर पर तमाम मुसलमान मनाते हैं, चाहे उनके जो पैगंबर को ही नहीं मानते तो एक अलग बहस, इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। तो ईद गदीर को शान शान तरीके से मनाया जाता है, लोग खाने खिलाते हैं, खाते हैं। ईरान में जिस दिन उन्होंने अटैक किया है उसी शाम को आसमान पर आप देखिएगा, बहुत सारी क्लिप्स मैंने भेजी भी हैं कुछ काफी दोस्तों को कि आप इसको चलाएं। आसमान पर ईरानी मिसाइल, तो ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ड्रोन और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहे हैं और नीचे सिर्फ तेहरान के अंदर 4 मिलियन लोगों का मजमा था रोड के ऊपर अपने बच्चों समेत। देखो ना, तिल अबीब और ईरान में फर्क ये है, वहां पर सायरन की आवाज आती है और ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए बंकरों में जाते हैं। सही, अच्छा। ईरान के अंदर आसमान पर मिसाइल इंटरसेप्ट हो रहे हैं और ये नीचे जश्न मना रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये बताइएगा मुर्तजा, ये भी बताइएगा ताकि मेरी बात शामिल हो जाए। जी। अच्छा, दूसरी बात देखे ना, कमाल ये है इनका, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कमाल किसी ने नहीं देखा होगा। इनकी लीडरशिप को रात को 3 बजे अटैक किया जाता है और अगले दिन शाम और टोटल जो जमीन के ऊपर जितने खड़े हुए एयर डिफेंस सिस्टम थे उनको नाकारा बनाया जाता है, जिसकी वजह से ये होता है कि उनके तमाम हमले उस दिन कारगर साबित होते हैं, रात को 3 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक। ठीक है। और शाम 5 बजे के बाद पूरी की पूरी लीडरशिप भी रिप्लेस हो जाती है, सबके सब अपने ओहदे भी संभाल लेते हैं, सारा सिलसिला पलटना शुरू हो जाता है। इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था,
लेकिन मुर्तजा ये भी बताएगा कि ईरान के पास कोई एयरफोर्स तो है नहीं, तो सारी जंग जो है वो मिसाइल पर किस तरह। मुर्तजा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, ये बताएं कि ईरान के पास कोई एयरफोर्स तो है नहीं, तो सारी ये जंग मिसाइल पर किस तरह से जीत सकेंगे? देखिए ना, मिसाइल का स्टॉक इनके पास इतना है। इनके जो एयर कमांडर थे हाजीजादे, जिनको शहीद किया गया, उनका एक मारूफ जुमला है जो वायरल भी है पूरी दुनिया में और ईरान में खास तौर पे, कि हम अगर इसराइल पर 2 साल तक मुसलसल इसी कैफियत में अटैक करें जैसे हमने वादा सादिक के 2 में अटैक किया था, तो हम 2 साल तक मुसलसल इसराइल को रोजाना मार सकते हैं। नंबर 1। अच्छा, आप अंदाजा लगाइए। अच्छा, अंदाजा लगाइए। आपको मैं कमाल की बात बताता हूँ, लोग भी समझ जाएंगे और इत्मीनान होगा लोगों को। ईरान का जो जोग्राफिया है वो पाकिस्तान के 3 बराबर है तकरीबन, यानी 2 से ज्यादा। जी है। और ईरान के अंदर तकरीबन कोई 30 से ज्यादा सूबे हैं। ठीक है। इसराइल का जो रकबा है वो हमारे शहर कराची जितना है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल बात समझ रहे हैं? जी, समझ। और आबादी जो है वो 1 करोड़ है, तकरीबन 9-10 मिलियन। ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए, ईरान जो कि पाकिस्तान से भी 2 बराबर 3 बराबर हो, और इसराइल जो कि सिर्फ एक शहर कराची तक भी महदूद हो, उसकी जोग्राफियाई हैसियत इतनी हो, इसराइल अगर 10 साल तक भी गुस्ताखियां करता रहेगा, ईरान के 2 सूबे जो है वो खतरे में आ सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट। ईरान अगर इसी तरह से 15-20 दिन इसी कैफियत में 200 मिसाइल रोजाना मारता रहा तो आधा इसराइल चलनी हो जाएगा। मैं कल यही डिस्कशन कर रहा था। आपने बहुत ही प्यारा पॉइंट रेज किया। आपने बहुत जबरदस्त पॉइंट रेज किया कि अगर 2 से 4 मिसाइल भी अगर ईरान के जाके तेल अवीव पे लग गए हैं तो वो इस कदर डैमेज हुआ है जितना ईरान के अंदर 100 मिसाइल गिरने में भी डैमेज नहीं हो सकता था। और एकदम से वो गाजा का मंजर पेश करने लगी थी, उनकी बिल्डिंग तो देखकर सुकून ही हुआ। इंस्टॉलेशन के हवाले से भी समझना होगा जी। ईरान के अंदर उनका मिसाइल प्रोग्राम हर सूबे के अंदर है। ये जो मिसाइल प्रोग्राम जिसको आप देख रहे हैं ना, ये ईरान के हर सूबे में अंडरग्राउंड मौजूद है। हर सूबे में 30 सूबे हैं तो 30 के 30 सूबों में अंडरग्राउंड मिसाइल प्रोग्राम मौजूद है। बिल्कुल, इसीलिए आपको ये भी एक मजे की बात बताता चलूं, इसराइल जिस सूबे में अटैक करता है रात को उसी सूबे से मिसाइल मारे जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक है मुर्तजा, बहुत ही जबरदस्त कॉन्वर्सेशन हो गई है। मैं चाहूंगा कि आखिरी सवाल भी आपसे किया जाए। अभी इस वक्त आप दोनों ममालिक की सूरत हाल इस वक्त कशीदा है। फिर दोबारा आपने बताया कि बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या फिर मिसाइल्स का हमला किया गया है इसराइल के ऊपर। अभी जब आप बात कर रहे थे, What is next? What would be the consequences? क्या ये सालिसी का किरदार कोई अदा करेगा या अब हमला हो चुका है, हमले का बदला हो चुका है, इसके बाद क्या? सर देखिए, थोड़ा सा मुझे इसमें मौका दीजिएगा। ये बहुत अहम जवाब है और पाकिस्तानियों को समझने की जरूरत है। इंडिया ने पाकिस्तान पर जब अटैक किया, यही अमेरिका बहादुर और यूरोपीय ममालिक कह रहे थे कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये पाकिस्तान और इंडिया का निजी मामला है, वो आपस में जाने। ऐसा ही हुआ था ना, ऐसा आपने मीडिया पर देखा, ऑन रिकॉर्ड है। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही इंडिया को नाको चने चौबाना शुरू किए, ये सारे के सारे बहादुर लाइन में लग गए, पाकिस्तान को रोको। बात समझ रहे, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। हाँ, इससे क्या साबित होता है? ये खबीस पूरी दुनिया के अंदर अपने बच्चों को, अपनी प्रॉक्सीज को, ये ममालिक इनकी प्रॉक्सीज में ही शामिल होती हैं, अपनी प्रॉक्सीज को हमेशा दूसरे के ऊपर हावी करते हैं, बराह रास्त खुद सामने नहीं आते हैं और देखते हैं कि अगर हमारी प्रॉक्सीज जीत गई तो हम उसको अपने उस इलाके के अंदर जो है वो अपना रीजनल मैनेजर बना देंगे और जो है ना थोड़ी सी तनख्वाह उसको दे देंगे, बाकी सारी बरात हम ले लेंगे। इनकी खबासत ये है। ये इसराइल को भी अपनी प्रॉक्सी के तौर पर इनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। देखेंगे ये जैसे। बहरहाल मुर्तजा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए, अपना तजिया देने के लिए। इंशाअल्लाह जीत का जश्न जिस तरह से ईरानी मना रहे हैं उसी तरह जो है हम भी आपको मॉर्निंग शो में लेके इस पर गुफ्तगू करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। मुर्तजा नगरी हमें अपडेट कर रहे थे और इसी सब दौरान में आपको पता है क्या हुआ? हम तो ईरान और इसराइल की जंग में लगे हुए थे, लेकिन हुकूमत ने महंगाई के खामोशी से क्या किया? हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल का बम फिर से गिरा दिया है और पेट्रोल की कीमत में एकदम 4 रुपए 80 पैसे का इजाफा कर दिया है। 4 रुपए 80 पैसे का इजाफा किया गया। ये भी आपने छोटा ड्रोन फेंका है। ओगरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, जबकि पेट्रोल की फी लीटर कीमत में
₹4.80 का इजाफा हुआ है। और पेट्रोल की नई कीमत ₹258.43 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। डीजल की फी लीटर कीमत ₹7.95 बढ़ा दी गई है और डीजल की नई कीमत ₹262.59 हो गई है। और आगे बढ़ेंगे और कुछ और अपडेट्स भी हमें मौसूल हो रही हैं। जरा सा हम बात करते हैं बजट के ऊपर। अच्छा, बजट में कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी, कुछ मेरे सामने इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और जो कि मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। ज़रा कुछ मामलात हैं अच्छा। सोशल मीडिया के हवाले से। सोशल मीडिया हमेशा का ज़्यादातर बेलगाम घोड़ा है। सोशल मीडिया की अर्निंग्स किसी को नहीं पता चलती है। हम यूट्यूबर्स को देखते थे, हम इन्फ्लुएंसर्स को देखते थे कि इनकी इतनी ज़्यादा आमदनी है और फिर उसके बाद कोई इस पर टैक्स नहीं है। तो हमारे ही साथ एक पैनलिस्ट मौजूद थे जिन्होंने कहा था कि इट इज़ गोइंग टू हैपन, ये होगा ऐसा ना, टैक्स लगेगा, चीज़ें होंगी। तो आज ऐसा ही हो चुका है। नए कवानीन के तहत यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और दीगर प्लेटफॉर्म से हासिल होने वाली आमदनी पर टैक्स हर हाल में देना होगा, जिससे इन्फ्लुएंसर्स को अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा हुकूमत को देना पड़ेगा। खास तौर पर वो लोग जो अभी शुरू कर रहे हैं या छोटे पैमाने पर काम कर रहे हैं, उनके लिए बोझ बहुत ज़्यादा हो सकता है। और इस पर ही बात करने के लिए हमारे साथ सोशल मीडिया एक्सपर्ट मौजूद हैं और जो हुकूमती सतह पर प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते हैं उनके हमेशा से मेंबर रहे हैं। काजी नौमान मुजाहिद साहब हमारे साथ, हमारे बड़े खूबसूरत से पैनलिस्ट हैं। चाहे एआई पर हम बात करते हैं, चाहे हम डिजिटल मीडिया पर बात करते हैं, सोशल मीडिया पर बात करते हैं, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कि जिसका हम माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस आपके सामने। काजी साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। बिलाल साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बकर आफियत हूँ। आपने जो प्रेडिक्शन मुझे आज से 6 या 8 महीने पहले दी थी वो प्रेडिक्शन साबित हो गई। तो मैंने कहा कि आज आपको इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाना चाहिए। ये जो टैक्स लागू किया गया है, सोशल मीडिया के जो इस वक्त ब्लॉगर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर देखें, अभी आप स्पेसिफिकली यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं इन जनरल बात करूं तो ये हमेशा से एक चैलेंज रहा है कि जब बजट आता है तो उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे कुछ लोग जो है वो एहसास की कंपनी का शिकार हो जाते हैं। तो अगर हम एक जनरल बात करें कि जब एक दिन भर मजदूरी करने वाला जब तक दे सकता है, तो फिर एक यूट्यूबर या एक ब्लॉगर जो खासतौर पर इसको शो ऑफ भी करते हैं कि अपनी शादी में वो नोट लुटा रहे हैं और इस तरह की चीजें होती हैं, तो फिर उन पर टैक्स क्यों ना लगे? ये एक सवाल है जनरल। तो टैक्स तो जो कमाता है उसको टैक्स देना होगा। क्या होगा कि अगर वो टैक्स नहीं देगा तो फिर हुकूमत का पहिया कैसे चलेगा? ये एक अलग बात है, ये एक अलग बहस है कि वो टैक्स कितना होना चाहिए। लेकिन टैक्स अगर एक दिन भर मेहनत करने वाला अगर एक शख्स टैक्स दे रहा है तो फिर यूट्यूबर या ब्लॉगर जो एक बड़ा अमाउंट कमा रहा होता है वो क्यों नहीं करते? तो टैक्स तो मैंने जैसे पहले कहा था, जैसे आपने अच्छा किया रिमाइंड करवाया कि टैक्स तो लगना था और वो बिना से लग गया है। ठीक है। मेरे ख्याल से असल जो चैलेंज है वो ये है कि टैक्स किस पे लगना चाहिए, कितना लगना चाहिए, असल चीज ये। अच्छा, ये बताइएगा कि इन्फ्लुएंसर्स को अपनी आमदनी की रिपोर्टिंग और टैक्स अदायगी में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, टैक्स की अदायगी में किसी को कोई मेरा ख्याल से मुश्किलात का सामना नहीं होता। जब हम भी टैक्स देते हैं, हम उससे अल्हम्दुलिल्लाह फाइलर हैं, एंड ऑफ द ईयर हम उसको फाइल करते हैं टैक्स को। ये तो तकरीबन हर शहरी कर रहा है जो एक अमाउंट कमाता है, जो जिसकी क्लास बनाई गई जो कमाता है, तो वो तो मेरा भी ख्याल से कोई परेशानी होती है। लेकिन एक्चुअली बस ये एक चैलेंज होता है कि जी टैक्स लग गया है, मुझे असल तक में टैक्स नहीं दे सकता, आज टैक्स देना, ये क्या? काजी साहब एक सवाल है आपके और मेरे दिल के बड़ा करीब है। वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट दिस। अब कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम देखते हैं कि शादियों में बड़ा पैसा उड़ा रहे हैं, शॉपिंग्स कर रहे हैं, कभी इंटरनेशनल टूर्स कर रहे हैं, कभी 5 स्टार, कभी 7 स्टार, मतलब शो ऑफ की दुनिया है। तो कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ हो रहा था। और अब तो ट्रेंड ये है कि शादी में जितने ज़्यादा डॉलर्स लुटाए जाएंगे उतने ज़्यादा जो है वो रेटिंग्स और मिलियंस व्यूज़ आएंगे। तो इस पर ये ज़रा बताएं कि इस पर आपकी क्या राय है? ज़रा रोशनी तो डालें कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। अब ये सब रोक दिया जाएगा कि भाई जितना कम दिखाएंगे उतना कम टैक्स देना पड़ेगा? देखिए, दुनिया जो है वो तब्दील हो रही है। पहले सोशल मीडिया के थ्रू आप कोई अर्निंग नहीं करते थे, ये आप जस्ट उससे अपनी चीजें प्रमोट किया करते थे, जिससे आप पैसा खर्च किया करते थे। अब इस वक्त आ गया है कि लोग सोशल मीडिया ड्रिवन होती है, खासतौर पर हमारी फॉर्म अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया ड्रिवन है। तो ये यूट्यूबर और ब्लॉगर जो हैं उनको एक अर्निंग का मौका मिला। वो कुछ छोटी मोटी अर्निंग, जैसे आपने खुद रेफर किया कि वो अपनी शादियों में पैसे लुटा रहे हैं और वो जो है
मतलब गैर मुल्की टूरिस्ट है, तो इसका मतलब ये कि बस हैंडसम अमाउंट अर्न कर रहे हैं जो सबको नजर आ रहा है। तो अगर उनके ऊपर टैक्स नहीं होगा तो कल वो लोग जो कि एक मिडिल क्लास या उससे भी लोअर हैं, जो एक अमाउंट अर्न करते हैं जिससे शायद महीने में बच भी नहीं पाता हो, वो ना इस तरह के कोर्स कर पाते हैं, ऐसी तमाम चीजें होती हैं ऐसे नहीं होती हैं, और वो टैक्स पे कर रहे हैं। तो इस तरह के सवाल है और उसका है कि फिर हम टैक्स क्यों दे रहे हैं। फिर इसका मतलब ये है कि जो कमाने वाले हैं या जो टॉप क्लास के लोग हैं, वो लोग उनके ऊपर टैक्स नहीं होता है। तो इस वर्डिक्ट को अगर उसको एक मिडिल क्लास का बच्चा नोट कर सकता है तो उससे फिर टैक्स के बारे में हुकूमत को क्यों नोट करेगी, बिल्कुल उनकी नोटिस में आता है। और अगर उनको इस तरह के कौमी इदारे में शामिल कर लिया गया है तो उनको बाकायदा से बात की अवार्ड भी मिल रहे हैं, उनको बाकायदा तरह की सेशन भी इन्वाइट किया जाता है। तो फिर अब इसका मतलब ये है कि वो एक ऐसा डोमेन है जो अर्निंग कर रहा है और उसको कभी टैक्स होना चाहिए। सही। अच्छा, ये बताएं कि आप मौजूदा टैक्स कवानीन के बायस जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी जो क्रिएटिव सलाहियतें हैं और ऑनलाइन जो कंटेंट वो प्रोड्यूस करते हैं उसकी क्वालिटी पर फिर मनफी असर भी पड़ सकता है क्या? देखिए, मनफी असर उसके ऊपर आई डोंट थिंक पड़ेगा, क्योंकि कोई ऐसा रॉ मटेरियल नहीं रिक्वायर्ड होता है। फिर हर कोई छुपाना शुरू कर देगा ना अपना पैसा और ये सब, ताकि टैक्स से बचा जा सके। नहीं, देखिए, अगर तो कोई वो यूट्यूबर या ब्लॉगर अपने कंटेंट को बनाने के लिए कोई रॉ मटेरियल दरकार होता है तो शायद इसका प्रोसेस जाना चाहिए। बट ये आपको भी पता है, हमें भी पता है कि यूट्यूबर या ब्लॉगर होने के लिए आपको कुछ बोलना आना चाहिए, आपके पास पॉडकास्ट टाइप का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे आप रिकॉर्डिंग कर सकें। और दैट्स ना, तो वो ऐसी चीज नहीं जो रोज रोज आपका खर्चा हो रहा होता है कि आपके कुछ एक्सपेंसेस लग रहे होते हैं, कुछ मशीन आपको परचेज करना होता है, ऐसा नहीं है। यानी अगर मैं कहूँ तो ऐसा है कि हिंग लगना पिचकरी और रंगी आय वाली बात होती है, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई बहुत ज्यादा चैलेंज होगा, क्योंकि उसमें बहुत कम टाइम में एक बड़ा अमाउंट रन किया जा रहा होता है, जिसमें बल्कि मैं तो समझता हूँ कि यूट्यूब वगैरह आगे को पे कर रहा होता है, वो अर्न किससे कर रहा है, वो हमारे लोगों से अर्न कर रहा है। तो हमारे जब इनकम उनकी रसाई पाकिस्तानी के लोगों तक दी जा रही है, तो इस पर काफी चीजें ऐसी हैं जो कि नोटिस में आ सकती हैं और उनके ऊपर टैक्स जैसे लगा है जैसे लगता रहेगा। बहुत शुक्रिया काजी साहब आपके एक्सपर्टीज का और आपके एनालिसिस का, थैंक यू वेरी मच। और इस वक्त डिजिटल मीडिया जिसके ऊपर हम बात करते थे, आई वाज थिंकिंग कि डिजिटल मीडिया इस वक्त बेलगाम हुआ है, लेकिन उसको लगाम डाली गई है। अब ये देखना है कि इसमें भी बड़ी बेज़ाब्तियाँ होंगी, टैक्स चोरी के मामलात होंगे और जिसके ऊपर टैक्स देना है उसमें से कहीं लीकेजेस या लूप होल्स सामने आएंगे। तो गवर्नमेंट का काम यह है कि उन तमाम रस्तों को बंद करना। अच्छी बात है, टैक्सेशन होनी चाहिए, लीगलाइजेशन होनी चाहिए, इससे और ज़्यादा सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी फ़रोग मिलेगा कि वो भी ये एक तरह से एक इंडस्ट्री पूरी डेवलप हो चुकी है, बिल्ड हो चुकी है, और इसके साथ साथ आपको रोज़गार के मौके मिलेंगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होगा, जो बड़ा एक पॉइंट है कि क्या कंटेंट को की मोनेटाइजेशन होगी, क्या कंटेंट की रेगुलराइजेशन होगी, क्या कंटेंट को ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा, या जो दिल चाहे आप बनाएं और पैसा कमाएं। बिल्कुल, वज़ीर इत्तलात को चाहिए कि कंटेंट पर भी नज़रसानी करें कि कौन सा यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर क्या कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, इज इट वर्थ इट और नॉट, क्योंकि हमारी आवाम तो पर नेगेटिव ही देखने शुरू हो जाएगी अगर इस तरह से कोई नेगेटिव कंटेंट प्रोड्यूस होता है। चलें, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, कमर्शियल ब्रेक है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसी पर बात करेंगे कि मज़ीद डेप्थ में जाकर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होने जा रहा है। बिल्कुल, स्टे विद अस।